नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना एक मर्डर मिस्ट्री है, एक रहस्यमयी हत्या है जिसका खुलासा काफी दिन बाद हुआ। राज्य है मध्य प्रदेश, जिला है रीवा। 6 जून 2017 को रीवा जिले से करीब हेडक्वार्टर से करीब 70 किलोमीटर दूर मऊगंज थाने के गांव नई गढ़ी से एक सूचना आई कि गांव में 16 साल की एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस पहुंची। घर में उस लड़की की अधजली या कह लें कि लगभग जली हुई लाश पड़ी हुई थी। मिट्टी के तेल की दुर्गंध आ रही थी। कपड़ा जल जाने के बाद लड़की पूर्ण रूप से नग्न थी। घरवालों ने उसके शरीर पर एक चादर उड़ा दिया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। लाश का पंचनामा किया, बॉडी को सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी मॉर्चरी से बाहर निकाली गई तो घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया। घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद लड़की के पिता फिर मऊगंज थाने पहुंचे और उन्होंने कहा, साहब मेरी लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती, कतई नहीं कर सकती। मेरे और 2 लड़के और 2 लड़कियां बची हैं। दोनों लड़कियों की मैं शादी कर चुका हूं। अपने बच्चों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। कभी ना ये डिप्रेशन में रहे, न कभी इनको अपने जीवन या अपने घर वालों से कोई शिकायत रही। इसलिए मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की होगी। घटना के बारे में मौके पर जब पुलिस गई थी तो उसने पूरी डिटेल्ड पूछताछ की। पता ये लगा कि 6 जून 2017 को नई गढ़ी के रहने वाले नरेंद्र सिंह उर्फ बब्बू के बेटी की बारात आने वाली थी। नरेंद्र सिंह ने अपने घर के पास ही रहने वाले एक दंपति को विवाह में सहायता करने के लिए अपने घर बुलाया था। उनके उस दंपति के 2 बेटे भी विवाह में नरेंद्र सिंह की पड़ोसी थे, अच्छे संबंध थे। लड़की की शादी थी, गांव इकट्ठा होता है। लोग कोशिश करते हैं कि बारातियों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। गांव देहात में आज भी ये प्रथा प्रचलित है। शहरों में तो बगल वाले को भी पता नहीं लगता, शादी होके बहू भी आ जाती है, शादी होके लड़की भी विदा हो जाती है। लेकिन गांव देहात में अभी लड़कियों की शादी में पूरे गांव की शिरकत होती है। जब दंपति तैयार होकर शादी में जाने के लिए वहां से गए तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तो हम दोनों हैं, भाई तुम्हारे दोनों हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें भी बुलाएंगे। अगर नरेंद्र भैया, उनका घर का नाम बब्बू था, कि बब्बू भैया अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी और की आवश्यकता है तभी हम तुमको बुला लेंगे। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे नींद आ रही है, तब तक मुझे सोने दीजिए। लड़की सो गई। दंपति और उसके दोनों बेटे नरेंद्र सिंह और बब्बू की बेटी की शादी में काम काज करने के लिए रात भर उनके घर पर ही रहे। बारात आई होगी, बारात में द्वारचार हुआ होगा, उसके बाद फिर जयमाल का तो गांव में बहुत चलन नहीं है, लेकिन अब शुरू हो गया है।
हुआ होगा। उसके बाद फिर रात में 12-1 बजे के बाद शादी बैठती है, यानी एक मंडप के नीचे दोनों पक्ष इकट्ठा होते हैं, पंडित जी दोनों पक्षों के आते हैं और वो रस्में जो होती हैं बहुत ढेर सारी वो निभाई जाती हैं। और सामान्य रूप से सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में ही लड़की की विदाई होती है। लड़की की विदाई के समय तक पूरा गांव, नात, हित, रिश्तेदार, खानदान, ये सब लोग मौजूद रहते हैं। हुआ भी यही। सुबह करीब जब वो लड़की की विदाई 6-7 बजे हो गई तो बब्बू के पड़ोस में रहने वाली ये दंपति और उनके दोनों बेटे वापस घर को आए। घर में जैसे ही घुसे दरवाजा उड़काया हुआ था, यानी वो भिड़ाया हुआ था, बंद नहीं था भीतर से। जैसे ही खोला उसे, सामने उनकी बेटी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी। धुआं था और मिट्टी के तेल की दुर्गंध आ रही थी। हल्ला हुआ, तुरंत पड़ोस में बेटी की शादी हुई थी और लोग बस अपने घर पहुंच ही रहे थे। ऐसा हादसा सुनकर पूरे गांव के लोग वहां पर आ गए। तभी पुलिस भी आ गई। फिर पुलिस ने अपना काम किया। अगले दिन बॉडी घर पे आई, अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन पुलिस ने अपनी विवेचना की और विवेचना के बाद जो जिसे वो कहते हैं इत्तफाकिया, उन्होंने वो इत्तफाकिया उसे वहां पर मर्ग कहते हैं कि मर्ग क्रमांक, इत्तफाकिया का क्रमांक 31/17 धारा 174 में उन्होंने कायम करके, और फिर कुछ दिनों बाद जो वहां के प्रभारी निरीक्षक थे हरीश दुबे, उन्होंने कहा चूंकि मृत्यु का दूसरा कोई कारण पता नहीं लग रहा है, मृत्यु के कारण से संबंधित कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः विवेचना समाप्त की जाती है, यानी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी। 2017 की इस घटना के बाद साल दर साल लड़की के पिता बार बार थाने पर, इस बीच में थानेदार बदलते रहे, इंस्पेक्टर्स भी बदलते रहे। जब भी कोई नया तबादला होकर आता था, इसके पिता वहां पहुंचते थे कि साहब थोड़ी जांच कर लीजिए। मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की होगी। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। जब मैं उसे छोड़ के जा रहा था तो मैंने कहा कि साथ में चलो। उसने कहा कि ठीक है, हम तैयार हो जाएं, चलते हैं, लेकिन मुझे नींद आ रही है। फिर हमने और मेरी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। उस समय उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी। 3 साल बीत गए। बाप परेशान हाल, जैसे जैसे वहां अधिकारी बदलते गए उनके पास अपना दुखड़ा लेके रोता रहा। इसी बीच में 2020 में, यानी लगभग 3 साल बाद, मऊगंज के थाना प्रभारी बने कन्हैया सिंह बघेल। और मैं आपको पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में बता चुका हूं कि जब अधिकारी कोई थोड़ा सा भी पुलिसिंग के कार्य में इंटरेस्ट लेने वाला आता है तो वो कहता है कि भाई गुमशुदगी जितनी है पिछले साल 2 साल की, उनमें क्या हुआ उसकी स्टेटस रिपोर्ट तैयार करिए। इत्तफाकिया कितने आपने लिखे हैं, मर्ग कितने कायम किए हैं, उसकी अद्यावधि स्थिति देखिए, और उसके बारे में एक रिपोर्ट मांगते हैं एसपी। और फिर उसको देखने के बाद ये उसमें पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें विवेचना की गुंजाइश थी लेकिन आपने विवेचना नहीं की, या इसमें विवेचना की गुंजाइश है, नए सिरे से अच्छी तरह से विवेचना करें। और ऐसे में बहुत, जैसे कहते हैं, जड़ीले केसेस भी ऐसे में खुले हैं। तो टीआई कन्हैया सिंह बघेल ने पुरानी मर्ग की फाइलें, मर्ग कहते हैं हमारे ख्याल से एक्सीडेंटल ही होगा, मध्य प्रदेश में ऐसे केसेस जिनका पता नहीं है या जो एक्सीडेंटल हैं उनको
मर्ग केसेस कहते हैं। तो ऐसे ही कई मर्ग की फाइलें देखते समय कन्हैया सिंह की निगाह इस फाइल पर भी पड़ी। फाइल खोला तो उसमें एक बंद लिफाफा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पड़ा हुआ था, जो खोला भी नहीं गया था। थोड़ा ताज्जुब हुआ कन्हैया सिंह बघेल को। उन्होंने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले लिफाफे को खोला। चूंकि वो मर्ग कायम हुआ, साल भर में बंद हो गया और उसके बाद उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई, क्लोज्ड केस था। फिर भी उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखना शुरू किया। एकाएक जब उसमें कॉज ऑफ डेथ वाले कॉलम में कन्हैया सिंह बघेल पहुंचे तो उसमें कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन लिखा हुआ था, यानी गला दबाकर की गई हत्या के बारे में लिखा हुआ था। यह देखकर कन्हैया सिंह बघेल के होश उड़ गए। उन्हें इस बात का भी ताज्जुब था कि कैसे लोग थे मेरे पहले कि इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं देखी, मर्ग में ही निपटा दिया, फाइल क्लोज कर दी, जबकि ये हत्या का स्पष्ट मामला था। और फिर 2020 में कन्हैया सिंह बघेल ने इस पर 302 यानी हत्या का अपराध लिख दिया अपने थाने पर, और उसको अपराध क्रमांक 471/2020 आईपीसी की धाराएं 302, 201 में लिख दिया। मुकदमा हत्या का, साक्ष्य को छिपाने का मामला। अब उन्होंने सबसे पहले यह देखना शुरू किया कि उस समय किन किन लोगों ने मौके का विजिट किया था, किन किन लोगों ने इसमें केस डायरी काटी थी, कौन कौन विवेचक इसमें बदले गए थे। जब सारे फैक्ट्स इकट्ठा कर लिए, तब कन्हैया सिंह बघेल ने अपने आईजी, तत्कालीन आईजी चंचल शेखर को एक पत्र लिखा कि साहब 2017 में इस तरह की घटना हुई थी, मौके पर लड़की की एक जली हुई लाश मिली थी, लड़की नाबालिग थी, कोई कारण न मिलने के कारण इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, बस्ता खामोशी में डाल दिया गया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। लेकिन मर्ग अपराधों की एक बार फिर से जांच के सिलसिले में पत्रावली देखने पर मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसका लिफाफा भी नहीं खोला गया था, उसमें कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन पाया। मैंने मुकदमा लिख दिया। फिर उन्होंने सिलसिलेवार लिखा, किसने मौका देखा, किसने पंचायतनामा बना लिखा, किसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव की, किसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों के आधार पर इसको मर्ग कायम करके खत्म कर दिया, फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सारे अधिकारियों के नाम लिखे और एएसपी मऊगंज के पत्र के आधार पर आईजी चंचल शेखर ने 22 जुलाई 2020 को मऊगंज के टीआई रह चुके, जो उस समय मौके पर भी गए थे, जिन्होंने विवेचना में भी हिस्सा लिया था, ऐसे हरीश दुबे, टीआई हरीश दुबे, विवेचक एएसआई दान सिंह परस्ते और बाद के विवेचक एएसआई प्रमोद पांडे के इस लापरवाही पूर्वक किए गए कार्य के बारे में अंकित किया। और उन्होंने इस संबंध में आईजी श्री चंचल शेखर ने इसकी जांच हेडक्वार्टर से सिंगरौली जिले के तत्कालीन एसपी वीरेन सिंह को गलत विवेचना करने और उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के आशय से एक जांच उनको भेज दी। वीरेन सिंह ने थाना प्रभारी हरीश दुबे और दोनों विवेचक दान सिंह परस्ते और परेश पांडे से बुलाकर पूछताछ की। इसके बाद वो स्वयं मृतक के घर गए, उसके माता पिता के बयान लिए। पुख्ता प्रमाण न मिलने के बाद अपनी रिपोर्ट में रीवा जोन के आईजी व एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। पिता के बयान में बार बार ये बात
उसका पिता रिपीट करता रहा। उसने एक एक एसओ, एक एक सब इंस्पेक्टर और एक एक मुंशी की हुई मुलाकात का जिक्र किया, तारीखें बताई, कौन कौन उसकी बात करने के समय में जब वो अपनी बात कह रहा था मौजूद था, ये भी बताया। और ये कहा कि साहब मैं बार बार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इसको आत्महत्या से आगे पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं था। रीवा आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने 20 अक्टूबर 2021 को इस जांच के आधार पर सतना जिले के अमदरा थाने के तत्कालीन प्रभारी और मऊगंज में पहले रह चुके टीआई हरीश दुबे, एएसआई दान सिंह परस्ते को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। प्रमोद पांडे के विरुद्ध कोई गलती या कोई साक्ष्य न मिलने के कारण जो बाद के विवेचक थे उनको दोष मुक्त करार कर दिया। जो कार्रवाई की उन्होंने वो सिंगरौली एसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। अब सवाल है कि 2021 में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिरकार ये हत्या किसने की। हत्यारे का कतई पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे वो किसी को हत्यारे के रूप में प्रस्तुत कर सके पुलिस के अभिलेखों में। पुलिस ने फिर वही किया जो होना चाहिए कि सादी वर्दी में थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में गांव में सुराग रस सिपाही और सब इंस्पेक्टर छोड़े गए। देखिए, जैसे परिवार में सब लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ खेल में अच्छे हैं, कुछ किसी काम में अच्छे नहीं हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के भी निकल जाते हैं, घर वाले उनसे परेशान रहते हैं, उनकी आदतें सुधारने में पूरा परिवार लगा रहता है। ठीक उसी तरह से पुलिस भी एक बड़ा भारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत, और उसकी यूनिट थाना होती है। हर थाने में कुछ पुलिसकर्मी, सिपाही या सब इंस्पेक्टर वो सुराग रस टाइप के होते हैं, यानी किसी घटना में अगर उनको लगाया जाए तो वो अच्छी तरह से घटना की बारीकी से उसके बारे में पता करते हैं और अपने प्रभारी निरीक्षक को या इंस्पेक्टर को ये सूचना देते हैं कि गांव से ये सूचना मिल रही है कि ये अपराध फला आदमी ने किया है या उसकी जानकारी में है। कई बार शुरू में जब ये टीमें गई वहां पर तो उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मतलब पुलिसकर्मी बर्खास्त हो गए, उन्होंने गलती की थी इसलिए बर्खास्त हो गए, गलती का पता लग गया, आत्महत्या नहीं थी यह हत्या थी ये भी पता लग गया, लेकिन अगले 2 साल तक पुलिस को यह पता नहीं लग पाया कि आखिर हत्यारा कौन है। मार्च 2023 में विवेक सिंह नए एसपी बनकर आए रीवा के। उन्होंने मऊगंज के एएसपी विवेक कुमार लाल से पुराने मर्ग इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स मांगी। सबसे पहले उसमें वही आया कि 6 साल पहले एक नाबालिग की हत्या हुई। पुलिस ने 3 साल तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी, उसे आत्महत्या में निपटा दिया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई, देखी गई, तो फिर यह पता लगा कि ये हत्या है। और जिन जिन लोगों ने उसे इसमें लापरवाही बरती, मतलब इससे बड़ी क्या लापरवाही हो सकती है कि पोस्टमार्टम का लिफाफा खोला तक नहीं गया और उसको निपटा दिया गया इसी तरह एक्सीडेंटल केस में। ऐसे लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन विवेक सिंह जो तत्काल इस समय के एसपी हैं महारीमा के, उनका यह कहना था हत्यारे का पता करना बहुत आवश्यक है। और अब की बार उन्होंने इसकी जांच या अपराध के अनावरण का जिम्मा एसडीओपी
नवीन दुबे को सौंपा। नवीन दुबे भी एक जैसे ये कहते हैं कि क्राइम के प्रति जागरूक रहने वाले अफसर के रूप में जाने जाते हैं, और ये भी जाना जाता है कि किसी भी क्राइम को लग के, जैसे कहते हैं, तल्लीनता से उसकी विवेचना करने में सिद्ध हस्त हैं। उन्होंने फिर नए सिरे से कुछ दूसरे थानों के जो उनके जुरिस्डिक्शन में पड़ते थे वहां से सुराग सिपाहियों को, क्योंकि थाने के सिपाही कई बार जा चुके थे, लोग उनसे अब बात करने में कतराने लगे थे, नए सिपाहियों को सादे वस्त्रों में गांव में लगाया। तो वहां जो चीजें पता लगी नए सुरागग्रस्त सिपाहियों की टीम को, कि मृतका की मां के बारे में जो जानकारी थी वो खटक रही थी, उस टीम को भी खटक रही थी। और उसने जब आके ये एसडीओपी नवीन दुबे को बताया तो उन्हें भी खटकने लगी। लोगों को लग रहा था कि जैसे ये कुछ बातें छिपा रही हैं, जैसे कब आई, लाश को किसने पहले देखा, उसको लड़की को घर पे क्यों छोड़ दिया, लड़की को क्यों वहां नहीं बुलाया गया, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब वो रिपीटेडली पूछने पर कुछ इनके बयानों में अंतर आ रहा था। जब मां के बारे में इस तरह की बातें पता लगी तो फिर नवीन दुबे ने मां की स्पेसिफिक जानकारी के लिए, उसके इतिहास के, उसके संबंधों के, उसके गतिविधि के जानकारी के लिए एक पुलिस टीम लगाई गई। फिर वहां से ये पता लगा कि जिस नरेंद्र सिंह उर्फ बब्बू के घर में शादी थी, उसी नरेंद्र सिंह के साथ नाबालिग की मां अक्सर देखी जाती थी। ऐसी जगहों पे जहां दूसरी महिला और दूसरे पुरुष नहीं देखे जाने चाहिए, वहां पर ये देखे जाते थे, ऐसा कुछ ग्रामीणों ने बताया। और अच्छा, इस बीच में एक घटना और घटी कि लड़की के पिता अपनी बच्ची की हत्या के कारणों को ढूंढते ढूंढते एक दिन चल बसे। परेशान रहते थे वो, हफ्ते में 3 दिन थाने की तरफ जाते थे, फिर कुछ लोकल नेताओं के यहाँ जाते थे, फिर कुछ जो आसपास के गांव में कुछ अधिकारी रहते थे, रहने वाले थे, उनका पता लग जाता था गांव आए हैं, उनके पास जाके गिड़गिड़ाते थे कि आप जरा सा पुलिस को कहिए कि वो पता करें। और इसी बीच में उनका देहांत हो गया। 2021 में या 22 में वो बेचारे चल बसे। ग्रामीणों ने यह बताया कि पति के देहांत के बाद मृतका की मां और नरेंद्र सिंह खुलेआम एक दूसरे के यहां आने जाने लगे और देर तक रहने लगे। गांव वालों से जब ये बात पता लगी, ये इनपुट पता लगा, तो फिर पुलिस ने नरेंद्र सिंह बब्बू, जिनकी उम्र मैंने पहले ही बताया 51 वर्ष की थी, मृतका की उम्र 16 साल थी, इसका ध्यान जरूर रखिए। उसको जब बुलाया गया तो वो फरार हो गया, पुलिस के बुलाने पर थाने पर नहीं आया। पुलिस का शक और पुख्ता हुआ। बहरहाल उसको साइबर सेल की मदद से नरेंद्र सिंह की लोकेशन ट्रेस की गई और 5 मई 2023 को उसे मऊगंज कस्बे में घेराबंदी करके दूसरे के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ की गई तो पहले तो जैसे होता है, भाई साहब बता दीजिए, कौन बताएगा, नहीं आप बता दीजिए आप कहाँ थे, मैं बता तो दिया, अब दोबारा क्या बताऊंगा, ऐसे तो कोई बताता नहीं है। फिर वही रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ पुलिस का, और कार्यक्रम जैसे ही समाप्ति की तरफ था, उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। उसने 6 जून 2017 की पूरी कहानी बताया कि 10 वर्ष पहले की बात है, नाबालिग की मां 35 वर्ष की रही होगी।
मेरे घर में खेती किसानी के काम में जब गांव की मजदूरी करने के लिए लोग इकट्ठा किए जाते थे, तब वो अक्सर आती थी और धीरे धीरे हम दोनों के संबंध बन गए। और इसी बीच मेरी नज़र उसकी 16 साल की लड़की पर पड़ गई, लेकिन उसकी माँ के सामने उस लड़की से मिलने की हिम्मत नहीं हुई। 6 साल पहले, यानी इसने जो घटना बताई 5 मई 2023 को जब वो पकड़ा गया, तो उसने बताई कि 6 वर्ष पूर्व 6 जून 2017 को मेरी बेटी की शादी थी। बारात की तैयारियां चल रही थी। शादी की तैयारियों के लिए मैंने लड़की के माँ बाप को अपने घर बुला लिया। फिर देखा कि उसके बेटे घर पर हैं, उनको भी बुला लिया। जब मैंने इंश्योर कर लिया कि अब लड़की घर में अकेली होगी, तो वो उससे मिलने चला गया। उसे लड़की दिखी, उससे उसने अपने दिल की बात बताई, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये एक बालिया बयान है नरेंद्र सिंह बब्बू का। फिर मैंने गुस्से में आकर उसके साथ गलत काम करना चाहा, लेकिन वो चिल्लाने लगी। मुंह में कपड़ा डालने के बाद भी, मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद भी उसकी आवाज अगल बगल जा रही थी। मैं भागकर रसोई की तरफ गया। वहां पर मैंने एक तवा पड़ा हुआ देखा, रोटी सेकने वाला तवा। उसी तवे से मैंने उस लड़की के सिर पर वार कर दिया। वो बेहोश हो गई। मैंने उसके कपड़े उतारे, उसके साथ बलात्कार किया, और फिर थोड़ी देर में ही मुझे ऐसा लगा कि बात कहीं अगर ये जिंदा रह गई तो ये बताएगी तो मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात होगी। उतरे हुए कपड़ों को उसके शरीर पर रखा, घर के भीतर गया। 2 चिमनियां, जो दिया जलाने के लिए चिमनी भी कहते हैं, दिया भी कहते हैं, डेबरी भी कहते हैं, उनको खोला और उनमें जो केरोसिन था, उसमें जो मिट्टी का तेल था, उन कपड़ों पर डाल दिया। माचिस की तीली को जलाकर उस कपड़े पर फेंक दिया और तब तक खड़ा रहा जब तक मुझे ये एहसास नहीं हो गया कि अब ये मर चुकी है। उसके बाद वहाँ से निकलकर मैं घर गया, फौरन अपना कपड़ा बदला और बेटी की शादी की तैयारियों में लग गया। मेरी नज़र बराबर उस लड़की के दोनों भाइयों और माँ बाप पे थी। उनको काम में मैं उलझाता रहा कि अभी ये काम रह गया है, अभी कहाँ जाओगे, अच्छा भाई खाना खा के जाना, फिर ये है कि रात हो गई, शादी बैठी है, चाय कौन बनाएगा। इस तरह करके उनको उलझा के अपने घर में ही रखा। उसके बाद जब सवेरे वो लोग पहुंचे, उन्हें घटना का पता लगा, तो फिर पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम दोनों एक साथ भी पति के देहांत के बाद अब लगभग एक साथ ही रहने लगे। गिरफ्तार करके नरेंद्र सिंह उर्फ बब्बू को जेल भेज दिया गया। ये बात 7 मई 2023 की है, आज की घटना। अब आज की घटना के बारे में मैं क्या कहूं, मतलब कितना अजब जमाना है कि खुद 51 साल की उम्र, 51 साल की उम्र का मतलब कब्र की तरफ पैर चलने लगते थे। 60 पहुंचते पहुंचते कब्र के पास पहुंच जाता है। 65-70 आते आते कब्र में पैर लटका देता है आदमी। ऐसी जनश्रुतियां हैं। यानी 51 साल की उम्र में अब कब्र की तरफ का रास्ता पकड़ लिया था। और लड़की 16 साल की, बाप से भी, लड़की के बाप से भी ज्यादा उम्र के बब्बू चाचा, क्या इसको क्या कहें। यानी और ये देखिए सिफत इसमें ये कि उसकी अपनी लड़की की शादी, और उसने माँ बाप, और मतलब शादी है, लड़की की शादी की फिक्र लड़की के बाप से ज्यादा किसी को नहीं होती है। लेकिन उसकी दिमाग में ये घूम रहा था कि माँ बाप और दोनों भाई किसी भी तरह से मेरे घर में आकर इंगेज हो जाएं, ताकि मैं अपनी हसरत पूरी कर सकूं।
और इतनी लोग इकट्ठा, शादी के तमाम काम होते हैं, और ऐसे में इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस लड़की पर था कि कैसे उससे मिला जाए। माँ से संबंध थे ही थे, और अपनी ही लड़की से भी कम उम्र की लड़की की पर उसकी बुरी नजर थी। पहले माँ बाप को बुलाया, फिर बड़े भाई को बुलाया, फिर छोटे भाई को बुलाया, और एक बार तो लड़की की माँ ने उससे ये भी कहा, जो बयानों में है, कि अगर लड़की को तैयार करने में दिक्कत हो रही हो तो मैं उसको भी बुला लूं घर से। तब बब्बू ने मना किया कि नहीं नहीं, अभी तो घर की लड़कियां हैं जो उसको तैयार कर लेंगी, अगर बहुत जरूरत हुई तो मैं खुद ही बता दूंगा, बुला ले आना। जब उसने ये इंश्योर कर लिया कि वो अकेली होगी घर में, चुपके से बहाना बनाकर उसके घर पहुंच गया। अब आप सोचिए कि घर में शादी, यानी शादी वाला घर, सारे रिश्तेदार, पूरा खानदान, शादी के लिए तैयारी हो रही हो, बेटी शादी के लिए लोग तैयार हो रहे हों, बेटी की शादी हो, और ये राक्षस लड़की के घर पहुंच गया। बहलाया, फुसलाया, नहीं मानी, तवे से मारा, बेहोश हो गई तो बलात्कार किया। फिर कपड़े पहनाने में देर न लगे, कपड़े शरीर पर इकट्ठा करके शरीर पर रख दिया, डिबरी से या चिमनी से तेल, मिट्टी का तेल उस पर डाला और माचिस से आग लगा दी। अब आप सोचिए कि इतनी हिम्मत, ऐसी सोच, ऐसी कामांधता और ऐसा नरपशु, ये पूरा कैरेक्टर किसी भी आदमी की सोच के बाहर है। परिस्थितियां देखिए, घर में शादी, मनोदशा देखिए उसकी मानसिकता, आपराधिक मानसिकता देखिए कि उसके दिमाग में वो 16 साल की लड़की, ऐसा आपराधिक व्यवहार कि शैतान भी शर्मा जाए। मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता जो इस तरह के मनोविज्ञान पर शोध करते हों, ऐसे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर शोध करते समय उन्हें पसीने आ जाएंगे कि कैसा आदमी था भाई। ऐसे अधम, पिशाच और शैतान अभी भी इस दुनिया में है। ये आप सोच सकते हैं कि अभी भी ऐसे लोग हैं दुनिया में, इस पढ़ी लिखी दुनिया में, इस पढ़े लिखे लोगों के देश में। पर मैं 1000 सैल्यूट करता हूं मऊगंज के इंस्पेक्टर इंचार्ज कन्हैया सिंह बघेल को, जिन्होंने खोजबीन की, पीएम रिपोर्ट देखी, हत्या का मुकदमा कायम किया और अपने ही विभागीय सहयोगियों की लापरवाही की रिपोर्ट अपने हायर अफसर्स को, उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दी। क्योंकि ये पुलिस में बहुत कम होता है, बड़ा विरला ओकेजन ऐसा है कि नया विवेचक पुराने विवेचक की कमियां निकाले और उसके विरुद्ध रिपोर्ट दे। अपने साथियों और सहयोगियों की गलतियां छिपाना पुलिस की एक सामान्य सोच है। जिनका पुलिस से पाला पड़ा हुआ होगा वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर विवेचक ने किन्हीं कारणों से किसी के विरुद्ध चार्जशीट लगाई और जेल भेज दिया, अब वो आदमी चिल्ला रहा है कि साहब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं मौके पर नहीं था, मेरी सीडीआर देख ली जाए, फलां से पूछ लिया जाए, मैं फलां जगह था, लेकिन विवेचक के ऊपर कोई असर नहीं। 4-6 जगह गया, अधिकारियों के पास रोया गाया, विवेचना दूसरे विवेचक से कराने के आदेश हो गए। मुलजिम पक्ष के रिक्वेस्ट पे ये नहीं होता है, वादी पक्ष के रिक्वेस्ट पे होता है। अगर चेंज करा दिया विवेचना तो नया विवेचक जो है वो पहले वाले विवेचक की विवेचना को ही डिट्टो करता है। ये 99% केसेस में होता है। मैं भुगता हुआ हूं इसको, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता सकता हूं। और अगर पूछा जाए उससे कि अरे भाई इतने एविडेंस हैं, अधिकारी पूछे, सुपरवाइजरी अफसर पूछे कि इतने एविडेंस हैं, तुमने चार्जशीट लगा दी, जेल भेज दिया, तो वो ये कहता है कि साहब अगर मैं फाइनल रिपोर्ट लगाऊंगा या
अब असली अपराधी की खोजबीन करूंगा। तो जिस विवेचक ने इसको जेल भेजा और इसे अपराधी बताया, उसका बहुत नुकसान होगा। आखिरकार वो अपना ही है, हमारे ही थाने में था, हमारी ही पुलिस बिरादरी का है। तो वो ये कहते हैं कि साहब उसका नुकसान होगा, इसीलिए जाने कितने निर्दोष जेल में हैं। और एक के बाद एक नए विवेचक आप बदलवा लीजिए, हाई कोर्ट से आदेश करा के बदलवा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, परिणाम वही मिलेगा। 1% केसेस को छोड़ के परिणाम उन्हीं केसेस में बदलता हुआ पाया गया जिनमें जांच एजेंसी दूसरी रखी गई। और यही सब कारण है, इन्हीं कारणों से पुलिस की बदनामी होती है और लोग पुलिस पर यकीन नहीं करते। तमाम हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग बताते हैं कि साहब मेरा भाई जो बिल्कुल निर्दोष था, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। तमाम जांच, तमाम जगह चिल्लाने, जाने, रोने, पीटने के बाद भी परिणाम में कोई अंतर नहीं आया। वो पुलिस की इसी सोच, पुलिस की यही जो कमी है कह लें, या अपने सहयोगियों या अधीनस्थों को बचाने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण ऐसा होता है। किस्सा गोई परिवार से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपराधी की कोई उम्र नहीं होती। इस केस में अपराधी 51 साल का था और अपराधी हमेशा अपराध को रिश्तों के ऊपर रखता है। जब उसे अपराध करना हो, उसकी मानसिक स्थिति अपराध करने की हो, तो रिश्ते उसके लिए बेईमानी होते हैं। उस लड़की की जुबान बब्बू चचा कहते हुए कभी थकती नहीं थी, लेकिन फिर भी रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। और यह सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि 51 साल का आदमी और अपनी लड़की की शादी के दिन अपनी लड़की से बहुत कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। इसलिए सावधानी हर स्तर पर होनी चाहिए, हर स्तर पर सभी सावधान रहें। लड़की को आखिर अकेला छोड़ने की कैसे हिम्मत की लोगों ने? घर वालों को ये क्यों नहीं लगा कि लड़की अकेले घर में है, जवान लड़की है, नाबालिग है, अपने साथ ही ले गए होते? ये असावधानी है, इसलिए हर स्तर पर सावधानी की आवश्यकता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।